नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास की स्पेशल क्लास आपके लिए चल रही है। अभी कॉलेज लेक्चरर और स्कूल व्याख्याता की भर्ती परीक्षा आने वाली है, तो उसके लिए हमने पहले से ही हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र हिंदी व्याकरण को शुरू कर दिया है। आज अपन पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का पीछे छूटा हुआ भाग मार्क्सवाद का सिद्धांत। और इस सिद्धांत की आज तीसरी क्लास है और आज ये कंप्लीट होने जा रहा है दोस्तों, तो आप ध्यान रखें। मार्क्सवाद पढ़ रहे हैं और मार्क्सवाद की ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास हमने पहले छोटी छोटी दे दी है, आज ये तीसरी क्लास है। मैं छोटी क्लास इसलिए देता हूं मेरे साथियों कि आप बोरियत न हो और आप आराम से पढ़ सकें, आराम से लिख सकें, क्योंकि अपने पास अभी टाइम है ना। तो मैं छोटी क्लासें इसलिए देता हूं, आपकी सुविधा के लिए देता हूं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं मार्क्सवाद का सिद्धांत। प्रतिपादक है कार्ल मार्क्स और ये 19वीं शताब्दी की घटना है, जो एक शोषक और एक शोषित वर्ग के बीच की वर्ग संघर्ष की कहानी है, उसको मैं लेकर आया हूं। देखिए, हाँ, तो मार्क्सवाद और साहित्य उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मार्क्सवाद और साहित्य में पहला बिंदु है मानवतावादी दृष्टिकोण। मार्क्स साहित्य को मानव हितकारी मानता है। जो मार्क्स साहित्य है वो मानव हितकारी मानता है, ठीक है ना। मार्क्स साहित्य मानव को हितकारी मानता है और इसका तात्पर्य है कि साहित्य लोक मंगलवादी होना चाहिए। मार्क्स का मानना है, कार्ल मार्क्स मानते हैं कि साहित्य लोक मंगलवादी होना चाहिए और कार्ल मार्क्स मानव हितकारी मानता है साहित्य को। इसका तात्पर्य यह है कि साहित्य लोक मंगलवादी होना चाहिए। साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों के लिए मंगल कामना की जाती है, उनके जीवन के लिए मंगल कामना की जाती है। वो साहित्य लोक मंगलवादी साहित्य दोस्तों कहलाता है और ऐसा ही कार्ल मार्क्स है वो मानते हैं। आगे मैं बात करूं तो देखिए, यह लोक मंगल समाज में आर्थिक संतुलन की मांग करता है। यह लोक मंगल का मतलब संसार में कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहें, सुखी सी रहें, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह की समस्या नहीं हो, अच्छी तरीके से रहें, है ना। तो इसके लिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि सभी मनुष्य सुख से रहें, अच्छे रहें, उनके लिए किसी प्रकार का संकट नहीं हो। तो उससे क्या होता है कि लोक मंगल समाज में आर्थिक संतुलन की मांग करता है ना। जब ऐसी भावना मनुष्य रखता है तो जैसे कोई गरीब होता है तो गरीब की वो सहायता करता है ना। तो सहायता करता है और जो शोषक वर्ग होता है तो वो शोषण भी कम करता है या करता नहीं है। इस तरीके से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। मार्क्स राज्य पूंजीवाद, सामंतवाद के साथ साथ धर्म को भी शोषक मानता है। बहुत अच्छी बात बताई। कार्ल मार्क्स है वो पूंजीवाद को तो मानते ही है, कार्ल मार्क्स पूंजीवाद को तो मानता ही है, उसके साथ सामंतवाद के साथ साथ धर्म को भी वो शोषक मानता है कि धर्म भी मनुष्य का शोषण करता है। भाई पूंजीपति लोग तो करते हैं, सामंत लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, वो भी करते हैं। धर्म भी कार्ल मार्क्स कह रहा है कि मनुष्य का शोषण करता है ना। धर्म भी मनुष्य का शोषण करता है, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। ये देखिए अवधारणाएं हैं और इस अवधारणाओं को दोस्तों आप बराबर याद करते रहिए, है ना। ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। लोक मंगल समाज में आर्थिक संतुलन की मांग करता है। मार्क्स राज्य पूंजीवाद और सामंतवाद के साथ साथ धर्म को शोषक मानता है, अतः क्रांतिकारी वर्ग साहित्य। ऐसे आपके सामने 4 ऑप्शन हो सकते हैं और प्रश्न इस तरीके से बन सकता है मार्क्स की अवधारणाओं के। धर्म मार्क्सवादी और साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अतः
क्रांतिकारी वर्ग साहित्य का उपयोग क्रांति की अवधारणा के लिए करते हैं और उसे प्रगति का साधन मानते हैं। मार्क्स कहते हैं वर्ग साहित्य का उपयोग क्रांति की अवधारणा के लिए करते हैं, एक नई क्रांति पैदा हो, ठीक है ना, एक नई क्रांति पैदा हो और लोग जागृत हो, उनकी प्रगति के साधन बन सके साहित्य, है ना। जो भी साहित्य है, हिंदी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, उर्दू साहित्य है, कोई भी साहित्य है, लोगों के लिए एक प्रगति का साधन बन सके, इसके लिए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि क्रांतिकारी वर्ग साहित्य का उपयोग क्रांति की अवधारणा के लिए करते हैं और उसे प्रगति का साधन बनाते हैं। इस बात को आप दोस्तों ध्यान में रखें। अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए दूसरा बिंदु है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। उपयोगितावादी दृष्टिकोण कैसे, जैसे देखिए मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार पशु पक्षी इत्यादि सिर्फ अपने बच्चों के पालन पर ही विचार करते हैं, लेकिन मनुष्य इनसे इसलिए भिन्न है क्योंकि वो अपनी जाति मनुष्य जाति के बारे में विचार करता है। बहुत अच्छा कार्ल मार्क्स ने लिखा कि मार्क्सवादी विचारधारा लेनिन मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पशु पक्षी इत्यादि सिर्फ अपने बच्चों के पालन पर ही विचार करते हैं, है ना। जैसे चिड़िया है, चिड़िया अपने बच्चे के लिए ही दाना चुग कर लाएगी और उसकी चोंच में देगी, है ना। और गाय है अपने बछड़े तक ही सीमित रहती है। मनुष्य इसलिए भिन्न है क्योंकि मनुष्य जाति मनुष्य के बारे में विचार करती है, उनमें दया का भाव है। जैसे कोई गरीब है तो उनकी सहायता करने की कोशिश करेगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का, है ना। यही एक तारतम्य है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ता है और एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। इसी को ही उपयोगितावादी दृष्टिकोण कहते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार, मार्क्स के विचारधारा के अनुसार इसी को ही उपयोगितावादी दृष्टिकोण कहते हैं। मनुष्य उत्पादन दूसरों के हितार्थ करता है। मनुष्य है वो जो उत्पादन करता है वो अपने लिए भी करता है और दूसरों के लिए भी करता है ना। भाई मनुष्य अर्थ धन कमाने के लिए काम करता है तो दूसरों के हित के लिए काम करता है, उनको पूंजी मिलती है, फिर वो अपना घर चलाता है। तो मनुष्य उत्पादन दूसरों के हित के लिए करता है, इसलिए यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण कहलाता है, ठीक है ना। अगला बिंदु देखिए, हाँ, उपयोगितावादी दृष्टिकोण और कैसे, इससे अच्छा कैसे अपन बता सकते हैं कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण कैसे हैं, है ना। मनुष्य दूसरों के हित में कार्य करता है, इसलिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण हुआ। इसके अलावा साथ ही मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है ना। साथ ही मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है, मनुष्य सुंदरता के पीछे भागता है। उसे अपने आप जैसे सुंदर होता है तो अपने आप में ईगो रहता है कि मैं सुंदर हूं, और दूसरा कोई सुंदर होता है तो उनके सौंदर्य के बारे में विचार करता है। अतः अपने सौंदर्य प्रेम को वो अपने उत्पादन से जोड़ता है। कोई मनुष्य सुंदर होता है तो अपनी सुंदरता को अपने उत्पादन के साथ जोड़ता है। इसी कारण से उनके दृष्टिकोण को उपयोगितावादी माना गया है। इस बात को आप ध्यान रखें, है ना। सीधी सरल भाषा में मनुष्य दूसरों के लिए उत्पादन करता है, इसलिए वो उपयोगितावादी की दृष्टिकोण मानता है। और एक मनुष्य सुंदर होता है और अपने सुंदरता या अपने सौंदर्य प्रेम को अपने उत्पादन से जोड़ देता है और दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है दोस्तों, इसलिए इनको, है ना, उपयोगितावादी माना गया है। इस बात को आप उपयोगितावादी दृष्टिकोण माना गया है, इसको आप अपने जेहन में दोस्तों उतार लें। आगे मैं बात करूं, देखिए तीसरा बिंदु है साहित्य सामाजिक चेतना का प्रतिफल है। मार्क्स विचारधारा के अनुसार साहित्य सामाजिक चेतना का प्रतिफल है। मार्क्स विचारधारा के अनुसार मार्क्सवादी साहित्य को सहज ज्ञान या अनुभूति प्रकट नहीं मानते बल्कि वैचारिकता का फल मानते हैं। कौन मानते हैं? मार्क्स, है ना। मार्क्सवादी साहित्य को सहज ज्ञान या अनुभूति प्रकट नहीं मानते बल्कि वैचारिकता का फल मानते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा के लोग और मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स स्वयं, है ना, साहित्य को सहज ज्ञान या अनुभूति नहीं मानते बल्कि वैचारिकता का फल मानते हैं।
क्या अनुभूति नहीं मानते, ज्ञान नहीं मानते, वैचारिकता का फल मानते हैं, उनकी विचारधारा का फल मानते हैं। इस बात को आप दोस्तों ध्यान रखें और साथ साथ में आप लिखते रहें, है ना। अगर आपको कहीं कठिनाई होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर मुझे जरूर बताएं। अगर आपको और अच्छा इसे कुछ सीखना है या आपको कोई कहीं समस्या आ रही है तो आप जरूर मुझे कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट में हर एक का कमेंट देखता हूं, तो जरूर आपकी समस्या का मैं समाधान करूंगा। आप अगर मुझे बात करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसमें मेरे मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। आप मोबाइल से फोन करके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपकी हर समस्याओं को समाधान करूंगा, हर समस्या का समाधान करूंगा, क्योंकि मैंने स्वयं को आपके लिए अर्पण कर दिया है। मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा जो मटेरियल होगा आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। यही मैंने जीवन का ध्येय बनाया है दोस्तों। तो आप पीछे नहीं हटिए, अपने इस चैनल को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैंने तो निःशुल्क आप लोगों के साथ मैंने मेरे जीवन को समर्पण कर दिया है, अर्पण कर दिया है कि मैं जहां तक मेरी कोशिश रहेगी मैं नए नए तथ्य आप लोगों के लिए, जो बेरोजगार युवा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नए नए तथ्य लाने की मैं कोशिश करता रहूंगा। ठीक है ना। तो आप भी अपना इनपुट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, आगे मैं बात करूं तो मार्क्सवादियों के अनुसार साहित्य का सर्जन अचेतन मन में नहीं होता, बल्कि साहित्य का जागरूक होकर ही लिखता है। ये बहुत अच्छी बात है। मार्क्सवादी मानते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुयायी, कार्ल मार्क्स के विचारधारा वाले लोग मानते हैं कि साहित्य का सर्जन अचेतन मन में नहीं होता है ना। साहित्य का सर्जन अचेतन मन में नहीं होता है, बल्कि एक साहित्यकार जागरूक होकर उस साहित्य की रचना करता है। ऐसा नहीं कि अचेतन मन में है, उनको कोई ज्ञान नहीं और साहित्य की रचना कर रहा, ऐसा कदापि नहीं होता। एक साहित्यकार पहले जानकारी अर्जित करता है और पूर्ण रूप से जानकारी अर्जित करने के बाद में वो साहित्य की रचना करता है, साहित्य में सारा लिखता है, कलात्मक दृष्टिकोण से सारा, उसमें शिल्प सौंदर्य के दृष्टिकोण से सारा उसमें छंद है, अलंकार है, जो भी है उसमें एडजस्टमेंट करके एक साहित्य की रचना करता है। एक साहित्यकार अचेतन मन से कभी साहित्य की रचना नहीं होती है, ऐसा मार्क्सवादी विचारधारा के लोग मानते हैं। आगे मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, हाँ, साहित्यकार की अवधारणा, साहित्यकार की जागरूकता सामाजिक चेतना पर आधारित होती है। साहित्यकार की जो जागरूकता है, भाई कौन लिख सकता है? वो कवि लिखता है जो जागरूक है, वो साहित्यकार लिख सकता है जो जागरूक है। हाँ, तो जागरूकता सामाजिक चेतना पर आधारित होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। सामाजिक चेतना दो तरह की होती है, एक सामाजिक चेतना और दूसरी होती है बौद्धिक चेतना। दोनों का अगर मिलान करें तो मूल्यवान चेतना का निर्माण होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। ये मैंने खुद ने डायग्राम बनाया है, सामाजिक चेतना और बौद्धिक चेतना। एक साहित्यकार की दो चेतना होती है दोस्तों, एक होती है सामाजिक चेतना, दूसरी होती है बौद्धिक चेतना, और दोनों का निष्कर्ष निकलता है तो उसको कहते हैं मूल्यवान साहित्य। दोनों चेतनाएं अगर साथ में काम करती है और दोनों चेतना एक साहित्यकार में होती है और साहित्यकार एक साहित्यिक रचना करता है, तो वो साहित्य हमेशा मूल्यवान साहित्य बनेगा दोस्तों। ये इस बात को ध्यान रखें। पीछे भी मैंने बात की थी कि साहित्यकार अचेतन मन से साहित्य नहीं रचता, साहित्यकार जागरूक मन से साहित्य रचता है। तो एक साहित्यकार में ये गुण होना चाहिए, मार्क्स विचारधारा के अनुसार सामाजिक चेतना का गुण होना चाहिए और एक बौद्धिक चेतना का भी गुण होना चाहिए। जब दोनों चेतनाएं एक साथ में काम करती है तो एक अच्छे साहित्य का निर्माण होता है और वो साहित्य मूल्यवान साहित्य कहलाता दोस्तों, ध्यान में रखें। हाँ, कार्ल मार्क्स के अनुसार या मार्क्सवाद के अनुसार धर्म चिंतन और व्यक्तिगत संवेदनाओं पर आधारित साहित्य अल्पकालिक होता है। धर्म चिंतन व्यक्तिगत संवेदनाओं पर आधारित साहित्य है वह अल्पकालिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है। अगर धर्म चिंतन के ऊपर कोई साहित्य लिखा जा रहा है, धर्म के बारे में साहित्य लिखा जा रहा है, धर्म के बारे में थोड़ा मंथन किया जा रहा है ना, कोई भी धर्म हो, है ना, उसके बारे में अगर मंथन किया जा रहा है, या व्यक्ति की संवेदना, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति संवेदना,
एक व्यक्ति की किसी देश के प्रति संवेदना है ना, या किसी चीज के लिए संवेदना, इसके आधार पर आधारित जो साहित्य होते हैं वो थोड़े समय के लिए लिखे जाते हैं, अल्प समय के लिए लिखे जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। चौथा है सर्वहारा हितैषी। सर्वहारा हितैषी जो मत है इनका, तो देखिए सर्वहारा हितैषी का मतलब होता है मार्क्स के अनुसार जो साहित्य वर्ग संघर्ष जो बढ़ाता है वह हितैषी, वो समाज हितैषी साहित्य का होता है। मार्क्स के अनुसार जो साहित्य वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है ना, वो हमेशा हितैषी साहित्य होता है, और यही साहित्य साम्यवाद की स्थापना करता है जो अंतिम लक्ष्य माना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। जो यही साहित्य साम्यवाद की स्थापना करता है वो अंतिम लक्ष्य होता है, आप इसको ध्यान में रखें। मार्क्स के अनुसार जो साहित्य वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है वही समाज हितैषी साहित्य होता है, वह संघर्ष को बढ़ाता है। जैसे एक शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है, दोनों को आगे बढ़ाता है, उनके संघर्ष को बढ़ाता है, वही हितैषी साहित्य होता है, और यही आपके अंतिम लक्ष्य होता है, और यही साम्यवाद को बढ़ाता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। हाँ, मार्क्सवाद यही कहता है कि वर्ग संघर्ष सर्वहारा को इतनी शक्ति दे कि वह पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंके। जो पूंजीवादी, जो पूंजीपति लोग हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, है ना, जो अपने बलबूते पर जीते हैं, आराम से जीते हैं, ऐसो आराम करते हैं, और एक तरफ गरीब लोग हैं, है ना, सुबह से मजदूरी पे जाते हैं, शाम को आते हैं, सही तरीके से भरण पोषण नहीं होता, है ना, उनके लिए कहा गया है कि वर्ग संघर्ष सर्वहारा को इतनी शक्ति दें, पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंके। हमें पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें सब लोग एक साथ में बैठे, एक अच्छे समाज का निर्माण हो, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है। हमें एक गरीब और पूंजीपतियों के बीच की जो खाई है वो खत्म करनी है, ऐसा मार्क्सवाद की विचारधारा हमें बताती है। अतः मार्क्सवाद में सर्वहारा वर्ग का हित सबसे ऊपर है ना। सर्वहारा में जो मार्क्सवाद में सर्वहारा का जो हित है वो सबसे ऊपर है। इसमें ना तो शोषित वर्ग होना चाहिए, ना शोषक वर्ग होना चाहिए, ना पूंजीपति होने चाहिए, ना गरीब पति होनी चाहिए, सभी समान होने चाहिए, ऐसा मार्क्सवादी लोग बताते हैं, मार्क्स की विचारधारा हमें बताती है। 5वें नंबर पे हमारे पास है समाजवादी यथार्थ। समाजवादी यथार्थ हमें क्या कहता है, देखिए, हालांकि मार्क्सवादी यथार्थवाद के पक्षधर है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक सत्य। सत्य क्या है उसके ऊपर कार्ल मार्क्स और उनके अनुयायी और उनकी विचारधारा के लोग मानते हैं सत्य क्या है, उनके पक्षधर है, लेकिन विकृत यथार्थवाद को नहीं, बल्कि उनकी दृष्टिकोण उपयोगिता है। मार्क्सवाद यथार्थवाद मानव जीवन के विकास और उनके लिए प्रेरित करने वाली शक्तियों का यथावत चित्र है। मार्क्सवाद का यथार्थ मानव जीवन के विकास, हमेशा मानव जीवन के विकास के लिए यह मार्क्सवादी काम करते हैं, उनके लिए प्रेरित करने वाली शक्तियों को यथावत, यह एक तरह का चित्र है। इस बात को आप ध्यान में रखें। हाँ, और आगे बताते हैं दोस्तों, मार्क्सवाद का यथार्थवाद मानव जीवन के लिए विकास और उनके लिए प्रेरित करने वाली शक्तियों के यथावत चित्र है। यह भी इनकी एक अवधारणा है। अवधारणाओं को आप नोट करते जाएं, परीक्षा में ऐसी ही अवधारणाएं पूछी जाती है। मार्क्सवाद का यथार्थ जीवन मानव जीवन के लिए विकास और उसके लिए प्रेरित करने वाली शक्तियों का यथावत चित्र है, यह भी आप ध्यान में रखें। और आगे यह बताया गया है, मार्क्सवाद के अनुसार यथार्थवादी रचनाकार पूरे उत्तरदायित्व के साथ भविष्य में होने वाले विकास की ओर सीधे संकेत करते हैं, यह भी एक अवधारणा है। और तीसरे नंबर की अवधारणा है, इस प्रकार मार्क्सवादी न तो अति यथार्थ यानी नग्न चित्र को समर्थन देते हैं, न कोरे आशीर्वाद को समर्थन देते हैं। मार्क्सवादी ऐसा नहीं करते हैं, ना ऐसा चाहते हैं, ना तो बहुत ज्यादा यथार्थ यानी बहुत ज्यादा सत्य को महत्व देते हैं, ना कोरे यानी जिसके ऊपर कोरा कागज का मतलब है कि एकदम झूठ, उनको महत्व नहीं देते हैं, दोनों को बराबर महत्व देते हैं मार्क्सवादी। तो इस विचारधारा के ऊपर आप मंथन करें और अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। आगे मार्क्सवाद ये विचारधारा ये बताते हैं, मार्क्सवाद की प्रमुख मान्यताएं ये बताते हैं कि हाँ, धर्म, ईश्वर
एवं परलोक का विरोध। मार्क्सवादी हमेशा विरोध करता आ रहा है, मार्क्स जो सिद्धांत है वो विरोध करता आ रहा है कि कोई धर्म नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं होता, कोई परलोक नहीं होता। मनुष्य सदा ही पैदा हुआ है, मनुष्य का दिमाग से मनुष्य ने अपना सारा कुछ काम किया है। ये जितना भी काम किया है मनुष्य ने अपने बलबूते से किया है, दिमाग से किया है, ऐसा ये अवधारणा मार्क्सवादी लोग बताते हैं। दूसरा, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार। मार्क्सवादी लोग हमेशा ये मानते हैं कि पूंजीपति जो एक अकड़न है, इनको उखाड़ के फेंकना है, ये मार्क्सवादियों का मुख्य उद्देश्य है। तो पूंजीपति के प्रति हमेशा मार्क्सवादियों का विरोध रहा है, क्योंकि सर्वहारा को मार्क्सवाद मजबूती से समर्थन देता है कि इस धरती पर कोई अमीर नहीं रहे, कोई गरीब नहीं रहे, है ना, सभी लोग समान तरीके से रहें, ऐसा मार्क्सवाद मानते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुयायी कार्ल मार्क्स स्वयं मानते हैं, मार्क्सवाद की विचारधारा मानती है कि पूंजीपति नहीं होना चाहिए, पूंजी नाम नहीं होना चाहिए, सभी लोग मिलजुल कर रहें, अच्छे समाज का निर्माण करें। शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति। जो गरीब लोग हैं, जिनका शोषण होता जा रहा है, जिनको लूटा जा रहा है, जिनको बंधुआ मजदूरी के लिए रखा जा रहा है, उनके प्रति सहानुभूति जताई गई है और कहा गया है कि ये पूंजीपति और शोषित, जो शोषक और शोषित है, इनके बीच की खाई है, इनको मिटा देना चाहिए, हमें अलग कर देना चाहिए। नारी का यथार्थ चित्रण किया है, नारी की क्या स्थिति है, औरतों की क्या स्थिति है, उनका यथार्थ यानी वास्तविक चित्रण मार्क्सवाद करता आया है और आगे भी करता रहेगा। इस बात को दोस्तों ध्यान रखें और इन मान्यता को आप अपनी कॉपी में लिख लें। आगे यह बताया गया है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद का प्रभाव। हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद का प्रभाव कैसे पड़ा? हिंदी साहित्य में छायावाद के पश्चात प्रगतिशील और प्रगतिवादी चेतना का विकास हुआ। जो ही छायावाद युग खत्म होता है, छायावाद में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, पंत जैसे 4 स्तंभ माने गए हैं। उनका जो टाइम खत्म होता है तो प्रगतिवादी और प्रगतिशील समय शुरू होता है और देश में तरह तरह के उद्योग लगते हैं, मजदूरी के लिए लोग भागते हैं, लोगों को मजदूरी मिलती है ना। तो उस समय क्या होता है कि उसमें कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है यहाँ लागू होता है। कैसे? देखिए, देशों का प्रभाव भारतीय साहित्य पर पड़ता है, दूसरे देशों का जो प्रभाव है भारतीय साहित्य पर पड़ता है, और साहित्यवाद के अंत तक स्वयं छायावादी कवियों ने भी प्रगतिवादी को अपना लिया है। सन 1935 में भारत को साम्यवादी आंदोलन की शुरुआत बताई गई है। 1935 में भारत में साम्यवाद आंदोलन की शुरुआत बताई गई है। यानी जो ही साम्यवाद आंदोलन होता है तो समझ लीजिए कि 1935 में साम्यवाद आंदोलन हुआ था तो भारत में वो दौर प्रगतिवादी दौर चल रहा था, प्रगतिशील दौर चल रहा था। इस बात को आप ध्यान में रखें। और हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद में प्रगतिशील और प्रगतिवादी दौर चला था, उसमें पूर्ण रूप से मार्क्सवाद था, उसमें पूर्ण रूप से साम्यवाद था। उसमें कवियों और लेखकों ने पूर्ण रूप से गरीबों की आवाज उठाई, उनके जो शोषित वर्ग है जिसका शोषण हो रहा था उनकी आवाज उठाई गई। जैसे अगेय जी का वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर मैंने देखा, वो तोड़ती पत्थर, वो आता लकुटिया टेक भिखारी के बारे में बताया गया है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ऐसी जो ये कविताएं हैं, ये कविताएं जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने उठाई, जो साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने उठाई। क्यों उठाई? क्योंकि उस समय लोगों का शोषण ज्यादा हो रहा था, पूंजीपति होता जा रहा था और गरीब होता जा रहा था। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखें। अंतिम पंक्ति है आज की, देखिए, पेरिस में 1935 में प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1935 में, और वही प्रगतिशील प्रगतिवादी का दौर माना जाता है, छायावाद के तुरंत बाद का। और यही दौर हमें मार्क्सवादी और या साम्यवादी का दौर माना जाता है। स्थापना प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की हुई थी, इस बात को आप ध्यान में रखें। और जिसकी शाखा 1935 में शहजाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयासों से हुई, विदेश में हुई थी, पेरिस में हुई थी 1935 में। और 35 में स्थापना करने वाले हैं शहजाद जहीर और मुल्क राज आनंद। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लखनऊ में की है। जो इनका पहला अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, वो 1935 में हुआ था। और इनकी पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। वो
मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है और उपन्यास सम्राट भी दोस्तों कहा जाता है। आज इतना ही दोस्तों। इस चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करें, अपने तक ही सीमित नहीं रहें। लाइक सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी जो फरमाइश है, आपका जो भी डिमांड है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस डिमांड को, उस तथ्य को पूरा करने, नए तथ्य को लाने का पूरा प्रयास करूंगा। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।